उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विभिन्न संस्कृतियों का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल है, लेकिन जब कभी भी इस नीति के अंतर्गत कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय कारणों को ज्ञात कर उसका समाधान कर दिया जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी कृपया।
माननीय सदस्यों सूचित करना चाहता हूं कि देश में सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके सिक्योरिटी द्वारा किया गया। कोयला घोटाले की 150 फाइलें मंत्रालय से गायब हैं, बाकी सभी फाइलें सुरक्षित है। सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस घटना में कानून अपना काम करेगा। मंत्रालय से जो भी 150 फाइलें गायब हुई हैं, सरकार इसकी जांच कर रही है। इस घटना में जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाएगी, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाले का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अतः हम सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर्सन संख्या 105 सुकुमारी मंजरी। अध्यक्ष जी, श्रीमान क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इराक में चल रहे गृह युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को सरकार द्वारा रेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि सरकार ने कीमतों को वृद्धि की है, किंतु यह वृद्धि विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों में की गई है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कदापि नहीं की गई और इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य पदार्थों के दामों में आई भारी वृद्धि है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट को भी परिणाम है। तेल फूल के घाटे को नियंत्रित करने के लिए मूल्य वृद्धि की गई है। कोई पूरक प्रश्न? अध्यक्ष जी, क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है अथवा नहीं, और क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में बढ़ रहे भयंकर सूखे की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि का समाज के मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरक उत्तर। सुकुमारी अंजलि के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्थाओं के सभी पहलुओं पर विचार किया है। यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। पेट्रोल पदार्थों में हुई मूल्य वृद्धि के बावजूद भी जन परिवहन निगम के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई। आयकर दाताओं के अतिरिक्त जन सामान्य को पुरानी दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। एलपीजी में आज भी 70% सब्सिडी दी जा रही है। सरकार डीजल के मूल्यों में डबल प्रिंसिपल पर विचार कर रही है। पर्सन संख्या 106 सुकुमारी पूजा। अध्यक्ष महोदय जी, क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चोट में है, क्योंकि हमारी जीडीपी लगातार कम होती जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार की नीतियाँ इस मंदी के लिए जिम्मेदार रही हैं? सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? माननीय वित्त मंत्री
Mr. Ankit. महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या द्वारा नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई है वो फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन मिलती है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अपनी मांगों के समर्थन में फरवरी 2013 में नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उन मांगों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को फैमिली पेंशन GOI पेंशन नहीं मिलती है। वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारी को CPF तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की गई है। नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में हुई। उस समय नवोदय विद्यालय समिति ने CPF विकल्प चुना था। नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी 6 फरवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 तक अपनी 23 मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे। इनकी प्रमुख मांगे थी कि नवोदय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन प्रदान की जाए। इस संबंध में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। मंत्रालय द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा विचार विमर्श अपनी एडवांस स्टेज में है। जल्दी ही कैबिनेट नोट्स तैयार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों एवं तृतीय विषय शिक्षकों को PGT ग्रेड में प्रोन्नति का प्रस्ताव मान लिया गया। JNBST के वर्ग को त्याग करने की दर 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए कर दिया गया। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हड़ताल पर गए शिक्षक एवं कर्मचारियों की 23 मांगों में से 15 मांगों को मान लिया गया है। प्रश्न संख्या 108 सुकुमारी प्रीति। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण समाज में होलूर किलिंग जैसी कई और समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। जानना चाहती हूँ ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार
Pakistan to talk about the peace during the UNO summit in New York. Our PM went to him. At the same time, our army troops were engaged in a gun battle murderous fight with Pakistani terrorists in Kiran sector of Jammu and Kashmir's Kupwara district. After 15-day long operation, that area was cleared and terrorists were pushed back. More, our army chief made it clear that Pakistan army provided cover fire to terrorists to infiltrate into Kiran sector. The whole episode of Kiran sector is matter of serious concern because it reminded us Kargil intrusion of 1999. Speaker sir, I want to know from government, it is not shameful to nation Kargil that our PM talked about peace were as Pakistan grabbed our blade. Why is government keeping eyes closed on issue of national security? I hope government will take a stern action against Pakistan, otherwise it will make the image of our country as a weak country. सवन बादल साधु हो गए, बादल सब सन्यासी, कछुआ टूट गई पुरवा को, धरती रहती प्यासी, फसलों ने वैराग ले लिया, जोगी होगी दानी, राम जाने कब बरसेगा पानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। अध्यक्ष महोदय, आप सभी को विदित है कि कमजोर मानसून के कारण देश के अधिकांश भागों में अकाल की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश में 11 जुलाई 2014 तक 43% कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73%, पंजाब में सामान्य से 57% तथा गुजरात में 52% कम बारिश है। फलस्वरूप देश के कई हिस्सों में अभी तक दलहन, तिलहन तथा चावल की बुआई तक नहीं हो सकी है और फल सब्जियों व अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिन किसानों के लिए मुश्किलें भरे होंगे। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कमजोर मानसून और सूखे की संभावना को गंभीरता से लेते हुए पहले से उचित कार्य योजना तैयार कर ले, जिससे किसानों तथा आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया। I will progress this matters to discuss. Home Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान छिटपुट हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, वहां पर तेलंगाना समर्थकों ने अलग राज्य की घोषणा का स्वागत करते हुए खुशियां मनाई हैं तथा दूसरी तरफ सीमांध्र तथा रायलसीमा में लोगों ने पृथक तेलंगाना राज्य का विरोध किया, क्योंकि वे वर्तमान एकीकृत आंध्र प्रदेश के पक्षधर हैं। इसको लेकर वहां हिंसा हुई है तथा असम में भी अलग बोडोलैंड राज्य की मांग दोहराते हुए लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, जिसमें कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, जैसे राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को भी लगाया गया तथा मैं व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में रहते हुए पूरे मामले को देख रही हूँ। वर्तमान में वहाँ परिस्थिति पूरी तरह से शांत एवं नियंत्रण में है तथा पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन यह हिंसा की खबर गलत है। मिस कीर्ति। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पृथक तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद से ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल से अलग करके गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग पुनर्जीवित हो गई है, जिसके लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वर्षों से संघर्ष कर रहा है। भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहित सभी कारणों से उनकी मांग उचित प्रतीत होती है। देश की रक्षा में गोरखा लोगों का त्याग बलिदान अतुलनीय है। अगर तेलंगाना के साथ साथ पृथक गोरखालैंड राज्य बनाया जाता है तो यह गोरखाओं के साथ अन्याय तथा भेदभाव होगा। गोरखाओं का मानना है कि केंद्रीय सरकार ने आगामी चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए अलग राज्य तेलंगाना की घोषणा कर दी है, परंतु उसका क्षेत्र जो हर तरह से पिछड़ा हुआ है, जिसके समुचित व समन्वित विकास हेतु पृथक राज्य की जरूरत है, उसे सरकार
सरकार अमल में नहीं ला रही है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है करती हूँ कि अलग और खलन राज्य की न्यायोचित मांग को स्वीकार करते हुए इसकी घोषणा करें तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करें। माननीय गृह मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेलंगाना राज्य का निर्णय न्याय तो राजनीतिक है और न्याय के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, बल्कि तेलंगाना के लोगों की आशा, उपेक्षा और भावनाओं तथा जरूरतों के अनुरूप लिया गया तथा हमारे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए किया गया, जिसे गठबंधन की समन्वय समिति में भी अपनी सहमति दी है। तेलंगाना का एक निर्णय दूरगामी तथा विकास को बढ़ावा देने वाला है। प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में 10 जिले होंगे। शुरुआत में 10 वर्षों के लिए हैदराबाद दोनों राज्यों तेलंगाना तथा समीक्षा की राजधानी होगी। जल, खनिज सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी तथा इसकी सिफारिशों के अनुरूप न्यायाधीश बंटवारा किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, दोनों राज्य निवासी का विवाद न हो और दोनों राज्य निवासी शांति बरूपे तथा सद्भावना के साथ रह सके। मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेलंगाना राज्य की घोषणा के बाद सरकार ने किसी भी तरह की हिंसा न हो, शांति व्यवस्था में खिलवाड़ न हो तथा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ सिक्योर्ड पर्सनल तथा धारा 144 लागू करना। परंतु इन सब के बावजूद भी हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं जो खेदजनक हैं। जहां तथा बोडोलैंड, गोरखालैंड में उत्तर प्रदेश का प्रचार 4 राज्यों में विभाजित किया तथा अन्य राज्यों के गठन के लक्ष्य में मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि गोरखालैंड तथा बोडोलैंड टेरिटोरियल में राज्य सरकार के अतिरिक्त वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा स्वायत्त शासन का प्रावधान है, जिसे अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को उत्तरदायित्व दिया गया है। फिर हमारी सरकार ने इस नए राज्यों के गठन की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक 15 राज्यों वाली कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इन सब राज्यों को दोहरा तथा विस्तृत अध्ययन के बाद जो भी सिफारिश देती है उसके अनुरूप सही समय पर सही तरीके से और सही निर्णय लिया जाएगा। Now the time for legislative business bill to be introduced. माननीय सामाजिक मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापना करेंगी। सुकुमारी अंजलि। अध्यक्ष जी, श्रीमती मेघोलित अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न है, प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2013 के पुनर्स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। कृपया जो इस पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे कृपया न कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। नेहा। श्रीमान जी, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। Bill for consideration. Now the House will take up consideration to the National Sports Development Bill 2014 that already has been introduced in last session. Sports Mantri, please. Mr. नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बिल 2014 धूप में निकलो, गाँव में यहाँ पर देखो, जिंदगी क्या है किताबों से पढ़कर देखो। I have great pleasure and privilege to take up consideration on the National Sports Development Bill 2014. This will be milestone and a new chapter in the